मैं आज द्वितीय वर्ष कला के हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए रीतिकाल पर प्रकाश डालते हुए रीतिकाल की रीतिबद्ध काव्य धारा पर व्याख्यान देना चाहती हूँ। जैसा कि मैंने पूर्व में आप सभी को बताया था कि हिंदी साहित्य के इतिहास में संवत 1700 से 1900 तक का काल रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्य काल को रीतिकाल का नाम दिया और रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य चिंतामणि को माना जाता है। और इससे पूर्व मैंने रीतिकाल की परिस्थितियां भी प्रस्तुत की थी। उन्हीं परिस्थितियों ने रीतिकाल के साहित्य का सृजन किया। रीतिकालीन काव्य को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है: रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीतिसिद्ध। रीतिबद्ध काव्य धारा को समझने से पूर्व मैंने कल के व्याख्यान में काव्यांग निरूपण पर प्रकाश डाला था। मैंने ये बताया था कि रीतिकाल का साहित्य काव्य शास्त्रीय नियमों और सिद्धांतों का अनुकरण करते हुए सृजित हुआ और ये काव्यांग थे रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि। और इन्हीं 5 काव्यांगों के आधार पर भारतीय काव्य शास्त्र में 5 संप्रदाय आचार्यों ने स्थापित किए थे। और अब मैं रीतिबद्ध काव्य धारा से क्या तात्पर्य है। रीतिबद्ध काव्य वह काव्य है जिसमें काव्य शास्त्रीय नियमों के आधार पर काव्य की रचना की गई और जिनके कवियों ने किसी न किसी काव्यांग के लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत करते हुए लक्षण ग्रंथों की रचना की थी। यानी ये लक्षण ग्रंथकार थे और इसीलिए आचार्य कवि कहलाए थे। लक्षण ग्रंथ में उदाहरण स्वरूप केशव दास की कवि प्रिया में अलंकारों का वर्णन है तो रसिक प्रिया में रस का वर्णन है। रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि जैसा कि सभी को विदित है चिंतामणि, भिखारी दास, केशव दास, सेनापति, पद्माकर और भूषण जसवंत सिंह का नाम महत्वपूर्ण है। मैं इनकी रचनाओं पर भी संक्षिप्त में प्रकाश डाल देना चाहती हूँ। केशव दास की प्रमुख रचनाएं कवि प्रिया और रसिक प्रिया है और रामचंद्रिका जैसे प्रबंध काव्य की उन्होंने रचना की थी। भिखारी दास ने काव्य निर्णय नामक लक्षण ग्रंथ की रचना की थी और चिंतामणि ने कविकुल, कल्पतरु और काव्य विवेक नामक पुस्तक की रचना की थी। जसवंत सिंह ने भाषाभूषण और पद्माकर ने पद्माभरण जैसे ग्रंथ की रचना की थी। मतीराम ने रसराज और ललित ललाम जैसे काव्य ग्रंथों की रचना की थी। ये रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। इसके बाद रीतिबद्ध काव्य धारा की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। सर्वप्रथम इस काव्य धारा में लाक्षणिकता की प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बोला है कि रीतिबद्ध काव्य धारा के सभी आचार्य कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की थी। यानी काव्यांग निरूपण रीतिबद्ध काव्य धारा की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। किसी आचार्य ने रस को आधार बनाकर रचना की तो किसी ने अलंकार को, किसी ने रीति को तो किसी ने वक्रोक्ति को। इस प्रकार लक्षण ग्रंथकार होने के कारण ही ये आचार्य कवि कहलाए। और रीतिबद्ध काव्यधारा की सर्व प्रमुख विशेषता आचार्यत्व की प्रवृत्ति या लाक्षणिकता की प्रवृत्ति है। दूसरी विशेषता है अलंकारिकता की प्रवृत्ति। रीतिकाल को मिश्र बंधुओं ने अपनी इस विशेषता के कारण ही अलंकार काल के नाम से भी संबोधित किया था, क्योंकि इस काल के ग्रंथों में अलंकारों की बहुता पाई जाती है और शब्दालंकार, अर्धालंकारों की प्रचुरता दिखाई देती है। विशेष रूप से अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशोक्ति अलंकार यहाँ हर स्थान पर दिखाई देते हैं। पांडित्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति इस काल के कवियों ने राजाश्रय प्राप्त किया था, सामंती वातावरण था। अतः उस काल में राजाओं का राजाश्रय प्राप्त करने के लिए विद्वानों में एक तरीके से प्रतिस्पर्धा होती थी, प्रतियोगिता होती थी, क्योंकि राजाश्रय उसी को मिलता था या राजकवि वही बनता था या दरबारी कवि वही बनता था जिसमें अन्य कवियों की तुलना में विद्वता अधिक होती थी। यही कारण है कि इन्होंने काव्य रचना में भावात्मकता की तुलना में पांडित्य प्रदर्शन अधिक किया, यानी काव्यांग निरूपण अधिक किया। अपनी विद्वता को दिखाने के लिए इन्होंने भाव पक्ष की तुलना में कला पक्ष के तत्वों का अधिक प्रयोग किया। यही नहीं, ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी और बहुज्ञता
इस काल की या रीतिबद्ध काव्यधारा की अन्य विशेषता थी, इन कवियों को अपने पांडित्य के प्रदर्शन के लिए अनेकानेक विषयों का अध्ययन भी करना पड़ता था। यानी काव्य रचना के अतिरिक्त उनमें अन्य अन्य प्रतिभाएं होती थी, यानी ज्योतिष, पुराण, वेद, वैद्यक, चिकित्सा शास्त्र और समुद्रिक शास्त्र जैसे विषयों का अध्ययन भी ये करते थे। अलंकारिक ग्रंथ की रचना, लक्षण ग्रंथ की रचना तो एक प्रमुखता ही थी, लेकिन उसके अलावा अनेकानेक विषयों का अध्ययन करके ये अपनी योग्यता को राज दरबार में प्रमाणित करते थे। इसलिए बहुज्ञता इनके व्यक्तित्व का अंग था। नारी सौंदर्य का चित्रण इस काल की यानी रीतिबद्ध काव्यधारा की प्रमुख विशेषता है, क्योंकि श्रृंगारिकता की वृत्ति रीति काल की सर्व प्रमुख वृत्ति थी। यानी श्रृंगार रस की प्रधानता इस काव्य में पाई जाती है। श्रृंगारिकता की वृत्ति चूंकि यह काल राजनीतिक दृष्टि से शांति और स्थिरता का काल था और इसी यहाँ के राजा और सम्राट सभी विलासिता में डूबे हुए थे, इसीलिए राजाश्रय को प्राप्त करने के लिए, अपने आश्रित राजाओं को प्रसन्न करने के लिए उनकी वृत्ति के अनुरूप ही रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि रचना करते थे। यही कारण है कि नारी सौंदर्य का चित्रण करते हुए श्रृंगार रस की प्रधानता यहाँ पाई जाती है। श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का चित्रण यहाँ प्रचुरता में दिखाई देता है। और नारी सौंदर्य की जहां तक बात है, इस काल में आकर नारी एक भोग्य और विलासिता का साधन बन चुकी थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि इस काल की नारी सामाजिक संगठन की इकाई न होकर उपभोग का साधन बन गई थी। उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं था, क्योंकि राजाओं के अंतपुर रानियों से और रखीलों से भरे हुए थे और सुंदर नारियों के लिए युद्ध होता था। तो नारी के नक्शिक का वर्णन भी यहाँ पर्याप्त मात्रा में दिखाई देता है। नारी सौंदर्य का चित्रण इस काल के कवियों ने अधिकाधिक किया था। प्रकृति चित्रण, प्रकृति के आलम्बन और उद्दीपन दो स्वरूपों में चित्रण होता है, लेकिन रीतिकालीन काव्य में स्वतंत्र रूप से प्रकृति चित्रण दिखाई नहीं देता, क्योंकि इन कवियों का मूल मंतव्य सौंदर्य चित्रण या श्रृंगार चित्रण था और श्रृंगार के वियोग पक्ष को चित्रित करने के लिए विशेष रूप से प्रकृति चित्रण किया गया था। इसीलिए यहाँ प्रकृति के उद्दीपन स्वरूप का चित्रण अधिकाधिक है। कवियों ने नायिका के वियोग वर्णन को दिखाने के लिए यद्यपि अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन किया, लेकिन फिर भी प्रकृति का उद्दीपन स्वरूप यहाँ पर चित्रित किया गया था। भाषा की दृष्टि से यह काल ब्रज भाषा की प्रधानता का काल था। रीतिकाल की चाहे रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त तीनों काव्य धाराओं के कवियों ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया। उसका मूल कारण था कि इस काल के काव्य में रसात्मकता और मधुरता की प्रधानता होना, और मधुरता और रसात्मकता की दृष्टि से ब्रज भाषा सबसे उपयुक्त भाषा थी। इन कवियों ने इस भाषा में यद्यपि अरबी, फारसी, राजस्थानी, बुंदेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी अपने अपने क्षेत्रानुसार अनेक प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन ब्रज भाषा की प्रधानता थी। काव्य रूप की दृष्टि से काव्य रूप, प्रबंध और मुक्तक काव्य के दो प्रमुख रूप होते हैं, लेकिन अधिकांश रूप में राजाओं को प्रसन्न करने के लिए मुक्तक काव्य की रचना हुई। कवियों ने मुक्तक काव्य की रचना करके अपने भावों को यहाँ पर व्यक्त किया, इसीलिए प्रबंध की तुलना में यहाँ पर मुक्तक काव्य की प्रधानता दिखाई देती है। छंद विविध्य, छंदों की विविधता भी यहाँ देख सकते हैं। प्रमुख रूप से आदिकाल के जिन छंदों को अपनाया गया था, दोहा, चौपाई, सोरठा, लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पर धनाक्षरी, कवित और सवैया जैसे छंदों का प्रयोग इन कवियों ने बहुत अधिक किया। शैली की दृष्टि से यहाँ इन कवियों की अभिव्यंजना शैली भी वैविध्यपूर्ण थी और इन कवियों ने अपने काव्य को प्रभावी बनाने के लिए लोकोक्ति, मुहावरों का प्रयोग किया। लाक्षणिकता और व्यंजनात्मकता इस काव्य की प्रमुखता से दिखाई देती है। इस प्रकार रीतिबद्ध काव्यधारा में अलंकारिकता, श्रृंगारिकता, चमत्कारिकता की प्रधानता होना स्वाभाविक थी और इसका कला पक्ष सुदृढ़ दिखाई देता है, क्योंकि इस काव्य की रचना आचार्य कवियों के द्वारा की गई थी जो उद्भट विद्वान थे। धन्यवाद।